अच्छा जी, अब हम लोगों ने करनी है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल पर हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज के हिसाब से रैंक करे। यानी कोई भी बंदा प्रोडक्ट्स का नाम लिखे या हमारी सर्विसेज का नाम लिखे तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाए। अभी मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये तो क्लाइंट के हवाले से बात है, लेकिन जब आप इस पर काम करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स बनाना ही हमारा काम होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है कि सर्च इंजन पे नज़र आए। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारी वेबसाइट पे ही तो काम करना है हमें। तो अगर हमें वेबसाइट पे काम करना नहीं आता तो हम एसईओ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वेबसाइट्स के हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक को हम बोलते होते हैं कोडिंग बेस और एक है सीएमएस जिसे हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी, रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, एक है सीएमएस और एक है कोडिंग वाला सिस्टम। बेसिकली दोनों के बैक एंड पर तो कोडिंग ही होती है। मतलब एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड है जो आप देख रहे हैं, बैक एंड वो है जो इस काम कर रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। ठीक है ना, जैसे फ्रंट एंड मैं हूँ, बैक एंड मेरा नॉलेज है, तो आपको दिख तो नहीं रहा लेकिन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दोनों में ही कोडिंग का इस्तेमाल है। और एक वेबसाइट्स हैं जो कोडिंग वाली हैं और एक वेबसाइट है जो सीएमएस बेस्ड है, यानी वर्डप्रेस बेस्ड है मोस्टली। और इस वक्त जो रेशो है वो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट्स की रेशो 70+ है, 70% प्लस है ग्लोबली देखी जाए तो। और ज़्यादा जो कस्टमाइजेबल वेबसाइट्स होती हैं वो कोडिंग वाली होती हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इजी टू मेक वेबसाइट्स होती हैं वो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट होती हैं। उन्हें इजी टू मेक होता है और आप आसानी से कोई भी बंदा उसे यूज़ कर सकता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल की तो ज़रूरत है मगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाकर दे दे तो आपके लिए एडिटिंग को इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कोडिंग वाली वेबसाइट होगी, हर दोनों वेबसाइट्स के अपने एडवांटेजेस, ठीक है ना, और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों वेबसाइट्स के। मेरी नज़र में जो बेस्ट वेबसाइट है ना वो कोडिंग वाली है। ठीक है, क्यों कोडिंग वाली वेबसाइट बेस्ट है? इसलिए कि उसमें हम जो काम कर रहे हैं वो कोडिंग से कर रहे हैं। वर्डप्रेस में जो काम हो रहा है वो प्लगइन्स के थ्रू हो रहा है। और फॉर एग्जांपल 4 महीने तक हमारा कोई एडिटर नहीं था, वर्डप्रेस एडिटर नहीं था, और वो प्लगइन एक्सपायर हो गया। तो अगर प्लगइन एक्सपायर हो गया तो आपकी वेबसाइट को भी अफेक्ट कर सकता है जब तक कि आप उसे अपडेट ना करते रहें। और अगर कोई प्लगइन एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो किसी इंजीनियर के पास ही जाएगी कि भाई अभी एक्सपायर हो गया, क्या करें इसका। ठीक है, लेकिन कोडिंग में ये होता है कि कोडिंग में प्लगइन का मसला नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये बहरहाल एक मुख्तसर सी बात थी, बीच में आ गई हमारे पास। तो असल चीज़ क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि हमें सबसे पहले वेबसाइट एडिटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए? मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये लिखता हूँ, एक वेबसाइट का नाम लिखा है, वेबसाइट एडिटिंग से मेरी मुराद क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। हाँ, कि मैं वेबसाइट एडिटिंग से क्या मुराद ले रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ ये मेरे सामने एक वेबसाइट आ गई है और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस वेबसाइट की एसईओ करनी है आपने। सो इस वेबसाइट की एसईओ करने के लिए, अब एसईओ भी हमारे पास दो तरह की है। एक को हम बोलते हैं ऑन साइट एसईओ और एक को हम बोलते हैं ऑफ साइट एसईओ। अगर मैं मुख्तसर सा बताऊँ, बेसिकली तो जब हमने एसईओ शुरू करनी है तो नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन साइट एसईओ के होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं मुख्तसर सा कंपेयर करूं कि ऑन साइट एसईओ और ऑफ साइट एसईओ क्या है। ऑन साइट एसईओ का मतलब है कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, यानी कि ये वेबसाइट है, यानी इसमें जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ, इसमें चेंजेस करके जो मैं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ वो ऑन साइट एसईओ है। और ऐसी एसईओ जो मैं अपनी वेबसाइट पे नहीं करता बल्कि दूसरों की वेबसाइट के थ्रू अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहा होता हूँ, वो ऑफ साइट एसईओ है, या उसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। समझ आ गई बात की? यानी ये मैंने आपको मुख्तसर सा बहुत ही एक लाइन का मैसेज दिया है कि ऑन साइट एसईओ क्या होती है। ऑन साइट एसईओ में क्या है, वो जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो हमने एक एक करके सारे फैक्टर्स पढ़ने शुरू कर देने हैं कि भाई एक ये फैक्टर भी है, एक ये फैक्टर भी है, एक ये फैक्टर भी है। लेकिन अगर हम मुख्तसर बात करें कि ऑन साइट एसईओ क्या है, कि वेबसाइट के ऊपर जाकर हमें जो चेंजेस करनी है वो सारी की सारी कहलाती है ऑन साइट। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी का प्रोजेक्ट लूं और मैं उससे कहूँ मैं आपकी वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ करूँगा, तो वो मुझे कहे कि जी मैं आपको
क्या प्रोवाइड करूँ, तो मैं उसे कहूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, तो ये तो गलत बात होगी। क्योंकि जब तक मेरे पास उसकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं आएगा मैं तो चेंजेस नहीं कर सकता ना। जैसे ये वेबसाइट है, मैं कहता हूँ इसकी ऑन साइट एसईओ करनी है मुझे, तो सपोज मैं कहता हूँ भाई मुझे तो इसका टाइटल चेंज करना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मुझे इसके इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, मुझे इसके लोगो को ऑप्टिमाइज करना है, मुझे इन मेन्यूज में भी कुछ चीज़ें कुछ रिमूव या कुछ ऐड करनी है, किसी मेन्यू को रीनेम करना है, मुझे इसकी जो हेडिंग लिखी हुई है, अभी तो खैर हमने ऑप्टिमाइज की हुई है, अगर ये ऑप्टिमाइज ना होती और इसको ये हेडिंग स्टाइल ना लगा होता, ठीक है, तो मैं कहता मुझे ये भी चेंज करना है। मुझे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है मुझे लग रहा है कि इसमें तो उसने अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड सही तरह इस्तेमाल नहीं किए हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसे भी चेंज करना है। ये जो इमेजेस लगे हुए हैं, ये इमेजेस भी मुझे लगता है कि ऑप्टिमाइज नहीं है, मुझे इन्हें भी ऑप्टिमाइज करना है। लिंक्स नहीं लगे हुए, मुझे लिंक्स ऐड करने हैं। अब कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो मैं बता रहा हूँ यही ऑन साइट एसईओ है। इस सारे काम करने के लिए जब तक मेरे पास वेबसाइट का एक्सेस नहीं होगा मैं ये काम हम ये काम कर ही नहीं सकते। सो वेबसाइट का एक्सेस होना बहुत, लेकिन वेबसाइट का एक्सेस भी हो गया तो जब तक मुझे इसकी एक्सपर्टीज नहीं होगी तो मैं तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है हमारा पहला फेज एसईओ के अंदर कि हमें वेबसाइट को एडिट करना सीखना है। अब वेबसाइट को एडिट करना दो तरह की हमारे पास वेबसाइट्स हैं, एक ये वेबसाइट है, एक दूसरी वेबसाइट होती है जो वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट की एसईओ जब हम कोडिंग वाली एसईओ कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होती है सेव एज एचटीएमएल, देखिए आप लोगों ने, तो वेब पेज तो उसमें भी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह वर्डप्रेस में भी वेब पेज बन जाता है कि आप काम करते जाएं, अपनी चीज़ें लगाते जाएं। सेक्शन बनाने हैं भाई, 2 सेक्शन कर दो, पिक्चर लगानी है, पिक्चर का बटन ऐड कर दो, ठीक है, वीडियो गैलरी लगानी है, वीडियो गैलरी का बटन ऐड कर दो, सेक्शन बना दो, क्लिक करो, वहां पर वीडियो लग जाए। यानी सारा काम क्या हो रहा है, ग्राफिकल हो रहा है। उसके बाद एंड पे क्या हो गया, आप रिव्यू देखो तो वेबसाइट तैयार है आपकी। यानी इसके बैक एंड पे आपको कुछ करने की जरूरत है, वो बहुत आसान है, बहुत इजी टू यूज है। जो समझने वाली है हमारे पास वो ज़्यादा यही है। हम जब करेंगे हम दोनों को देखेंगे, यानी हम ये भी देखेंगे, मोस्टली हम इस पर फोकस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम कहेंगे कि अगर मेरा क्लाइंट है तो वो मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट लेकर आया है और वो कहता है इसकी एसईओ करनी है, तो लाजमी बात है उसकी एसईओ के लिए भी मुझे देखना तो पड़ेगा ना उसको कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं अपनी। यानी हमारा पहला टास्क क्या है कि वेबसाइट्स को एडिट करना। अब ये जो वेबसाइट्स हैं बेसिकली, अगर ये वेबसाइट्स को देखा जाए, देखें मैं इसके आगे एक चीज़ लिखता हूँ तो आपने देखना है यही सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। एक फाइल का मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, इसके आगे क्या लिखा मैंने, देखते हैं जब पेज रुकता है तो क्या होता है, क्या कोई चेंज आती है। अब नाम से आपको अंदाजा हो गया index.html, यानी एक फाइल है जिसका नाम है इंडेक्स और उसकी फाइल एक्सटेंशन जो है वो है HTML। सो बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट जब आप खोलते हो वेबसाइट तो जो पेज आपको नजर आता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। जब हम वेबसाइट को खोलते हैं तो जो पेज हमें पहला पेज नजर आता है वो होम पेज है, लेकिन इसमें पेजेस और भी बहुत सारे हैं। मसलन अबाउट का भी तो पेज है, गैलरी का भी एक पेज है, कॉन्टैक्ट अस का भी एक पेज है। सो पेजेस तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जब हमने वेबसाइट को खोला है तो पेज हमें उस वक्त सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। सो ये कौन सा पेज है हमारे पास, ये होम का पेज है, इसे हम बोलते होते हैं होम पेज, ठीक है। ये हमारा होम पेज है और आपने ये देखा है कि इस फाइल का नाम क्या होता है, इस फाइल का बेसिकली नाम होगा index.html। तो अगर आपने इसमें चेंजेस करनी होंगी तो मैंने किसमें चेंज करनी है, index.html की फाइल के अंदर मैं चेंजेस करूंगा। यानी मेन फाइल यही है, आपकी जो वेबसाइट लोड हो रही है वो इस वेबसाइट इससे फाइल से हो रही है, ठीक है। वो बेचारा फंस गया हुआ है, इसको कर लेने देते हैं जो कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा HTML को समझना पड़ेगा, इसलिए कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो कोडिंग हुई हुई है, उसकी जो स्क्रिप्टिंग हुई हुई है वो किस में हुई हुई है, HTML के अंदर। सो हमें थोड़ी सी बेसिक HTML समझनी है। हमने कोई बहुत ज़्यादा एज ए वेब डेवलपमेंट HTML को नहीं देखना, बल्कि हमने देखना है कि एज ए SEO ऑप्टिमाइजर हमें जिस HTML को अंडरस्टैंड, देखें वही आ गई है फाइल, रुक गया मेरा ख्याल है, कोई चेंज नहीं हुई। index.html लिखने से भी वही खुला है जो पहले खुला हुआ था,
हाँ, सब कुछ वही है। सो बेसिकली मैं लिखूं या ना लिखूं, उसने लोड ही इस फाइल को किया था। समझ आई? ये बताने के लिए मैंने इंडेक्स लिखा है। नहीं आ रही नजर? अब बताना है। अब ठीक हो गया मेरा ख्याल है। चलो जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ी सी HTML समझनी है पहले, और हमें ये देखना है कि HTML फाइल क्या होती है, HTML फाइल कैसे बनती है, और SEO से रेलिवेंट HTML के टैग्स कौन से हैं। सो पहला टॉपिक हमारा क्या है कि HTML फाइल क्या होती है। तो हमें पता लग गया कि इंटरनेट के ऊपर जो फाइल हमें लगानी है वो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये बेसिकली सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सिंपल टेक्स्ट नहीं लिख रहे हम, बल्कि ये हाइपर टेक्स्ट लिख रहे हैं जो इंटरनेट पे जाकर इसने कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीके से करनी है। ये फाइल आपने कैसे बनानी है? ये फाइल बनाने के लिए आपको किसी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर हम सिंपली टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो विंडोज़ के अंदर हमारे पास जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है। अब अगर मैं वो फाइल बनाने से पहले आपको इस फाइल का, इस वेबसाइट का व्यू दिखाऊं, सोर्स दिखाऊं, जिसे मैं कह रहा हूं ना कोड, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और ये क्या लिखा है? व्यू पेज सोर्स। ये कहा था ना मैंने कि एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। जो आपको वेबसाइट दिख रही है ये तो फ्रंट एंड है, और इसका बैक एंड ये सोर्स है। आ गया? अगर अब हम इस सोर्स को देखते हैं तो हमें डर भी लगता है कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो किसी नई पढ़ाई में हम लग गए हैं कि ये पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ सीखना है ना। हमें इसका कोई लेना देना भी नहीं है, ज़्यादा परेशान भी इसमें से नहीं होना। इसमें से हमने कुछ कोड को अंडरस्टैंड करना है सिर्फ, और जब आप SEO कर रहे होंगे तो आपको उसी कोड के साथ डील करना है जो कोड मैं आपको बताऊंगा। हमें सारे कोड को नहीं देखना, क्योंकि बाकी कोड में तो वेबसाइट का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि इस कोडिंग के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो SEO से रेलिवेंट हैं और हमें उन्हें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई HTML फाइल बनती कैसे है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि HTML फाइल कैसे बनती है जी। कोई सा भी नोटपैड खोल लें, तो विंडो के अंदर, किसी भी विंडो के अंदर जो बेसिक नोटपैड होता है, सब विंडोज़ में होता है, सबको पता होगा। मैं नोटपैड रन में जाकर लिखता हूँ, सबको पता है ना रन में कैसे जाते हैं। विंडो की को और R को इकट्ठा दबाओ तो आप रन में आ जाते हो। यहाँ पर आकर आपने नोटपैड लिखना और एंटर कर देना, मतलब इसमें कोई मुश्किल साइंस नहीं है नोटपैड खोलने की। अब पढ़ाने के दौरान मैं इसको थोड़ा सा एडवांस भी कर देता होता हूँ, और वो कैसे करता हूँ, वो मैं इधर आया हूँ गूगल पे और यहाँ आकर मैंने लिखा नोटपैड प्लस प्लस, डाउनलोड लिखा हुआ आ गया नीचे। जी आ गया डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। ये ज़रा एडवांस वर्जन है, इसको आपने पहले सिंपल नोटपैड में फाइलें बनानी है, उसके बाद आपने घर जाके इसे इंस्टॉल कर लेना है, और फ्यूचर में जो आपने काम करना होगा वो नोटपैड प्लस प्लस में करेंगे, ठीक है। उसे इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे इस डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक करना है तो इतने सारे लिंक्स आपके पास आ जाएंगे। जो पहले वाला लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, ये आ रहा है ना, ये कोई इतना मुश्किल साइंस नहीं है इसकी। हाँ, इस पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, इसको क्या कहता है जी, ये वेब सर्वर। अच्छा ये क्या कह रहा है, वेब सर्वर इज रिटर्निंग एन अननोन एरर। कहता है जिस लिंक पर आपने क्लिक किया वहां से एरर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, बैक करते हैं जी इसको। ये क्या लिखा हुआ है, दूसरे वाले पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये चल पड़ा है। तो मतलब इस तरह हो सकता है कि किसी एक पे एरर हो, तो इसलिए इतने सारे थे ना उसमें। क्या करें अब, बस सिंपल डाउनलोड का बटन प्रेस करूंगा तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। वो देखें हो गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलर चल पड़ेगा और आपके पास नोटपैड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, और इसका लिंक मैंने कोई अपने लैपटॉप से नहीं खोला, नेट से खोला है। सो ये हर कोई अपने घर में बैठ के ये काम कर सकता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे लैपटॉप पे पड़ी हुई थी, ठीक है। हाँ, मेरे पास ये नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल है, लेकिन पहला लेसन जो मैं दे रहा हूँ आपको नोटपैड प्लस प्लस से नहीं दे रहा, मैं आपको नोटपैड से दे रहा हूँ।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें HTML के फाइल को स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना है। मैंने यही कहा ना कि अब हम ये अगर मुख्तसर सा ये समझ लें कि कोई भी वेबसाइट जो बनी हुई है बेसिकली जो उसकी बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो HTML है, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैंने सारा स्क्रिप्ट HTML में लिखा हुआ अभी आपको दिखाया मैंने। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर होता क्या है। HTML के कोड को हम इस तरह लिखते हैं, एक लेस देन का निशान लगाते हैं और एक ग्रेटर देन का निशान लगाते हैं और इसके बीच में एक टेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं टैग। ये हमने टैग कर दिया। अब ये टैग और YouTube के टैग्स को अलग कर देना, ठीक है, ठीक है ना। ये है HTML टैग्स, ये वेबसाइट के लिए है। वो जो YouTube के टैग्स है उसको वहां पर रोक कर आगे, जब हम YouTube में जाएंगे तो उन टैग्स की बात उस वक्त करेंगे। इस वक्त हम वेबसाइट पर आए तो ये वो वाले टैग्स नहीं है, ये कीवर्ड्स टैग नहीं है, ये लैंग्वेज है। और उसने कहा कि आपने जो कुछ भी लिखना है इस टैग के अंदर लिखना है उसके। ये टैग कैसे बनता है, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, यानी एक से क्या मतलब हुआ कि यहां से शुरू होगा, एक से क्या हुआ यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये है इसका स्टार्टिंग टैग। और इसके नीचे वाली लाइन में आकर मैंने लिख दिया एक और HTML, लेकिन उसमें और शुरू वाले में एक थोड़ा सा फर्क डाला मैंने, क्या, स्लैश डाल दिया। यानी अब हमें नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ये अब हमने इसको रीड करना है। पहले देखें मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अभी मैं कोई फाइल नहीं बना रहा, मैं आपको एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि HTML फाइल शुरू होती है HTML के टैग से और एंड होती है एंड HTML पे। आपने किसी भी टैग को एंड करना होगा तो जो भी उसका नाम होगा उसके शुरू में आपने स्लैश लगा देना बस। यानी इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूं कि पहली लाइन में लिखा हुआ मैंने HTML का टैग और दूसरी लाइन में मैंने लिखा हुआ एंड HTML, यानी ये एक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अभी फाइल के बीच में तो कुछ भी नहीं है, अभी हमने सिर्फ उसको ये अंडरस्टैंडिंग दिया है कि हम जो फाइल बना रहे हैं ये HTML फाइल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे उसको। सो मैंने इस पर एंटर किया। अब इसके मजीद पार्ट्स कितने होते हैं इसके अंदर, इसका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हेड। लाजमी बात है जब मैं हेड कह रहा हूं तो एंड भी होना चाहिए ना। अब हेड के अंदर क्या आता है इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन आप समझ लोगे मैंने हेड में जो भी लिखना था ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है बॉडी, इसको भी एंड करना चाहिए। तो ये मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, आपको समझ आ गई बात की। ये अभी एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर है जो भी हमने बना लिया कि भाई ये एक HTML फाइल ऐसे होती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट का कोड देखेंगे तो वो वेबसाइट हमेशा HTML से शुरू होगी, हमेशा एंड HTML पे खत्म होगी। दूसरे नंबर पर उस पर हेड आपको नजर आ रहा होगा, हेड जहां खत्म हो रहा होगा वहां से बॉडी शुरू हो रही होगी। सो बेसिकली ये दो एलिमेंट्स हैं। HTML तो बता दिया ना, ये तो फाइल है। बेसिकली ये दो एलिमेंट्स हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। अब अगर इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूं कि यहां पर क्या है, तो आपकी जितनी भी डिक्लेरेशंस होंगी वो सारी हेड में होंगी, और आपका जो वेबसाइट होगी या आपका जो वेब पेज होगा वो बॉडी में होगा। यानी आपकी पूरी वेबसाइट बॉडी में है और आपकी डिक्लेरेशंस, अब ये डिक्लेरेशंस क्या है, अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा भी मैं तो डेवलपर नहीं हूँ, ना ही हम डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। हमारे लिए टाइटल के पोर्शन में 2-3 चीजें जो काम की है जिन्हें हमने एज ए SEO ऑप्टिमाइजर देखना है। नंबर 1 टाइटल ऑफ वेबसाइट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, उसका URL। अगर मैं आपको बताऊं ना कि हम किसी वेबसाइट को जब गूगल पे सर्च करें, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो मैंने वेबसाइट लिखी है मैं इसी को ही सर्च करता हूं और यहां मैं लिखता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मैंने वेबसाइट ही लिखी इस दफा मैंने क्या लिखा है जी, ये जुड़ गया साथ ही, अलग-अलग कर लें इसको। जी ये मैंने कीवर्ड लिखा है। अब जब मैंने कीवर्ड लिखा तो इसके अगेंस्ट कुछ वेबसाइट्स हमारे सामने आएंगी। तो देखें सबसे ऊपर वही वेबसाइट आ रही है जिसको मैं खोलकर दिखा रहा हूं आपको। वो ये स्टूडेंट्स ने तैयार की हुई है, ये अभी आपको बता दूं, मैंने नहीं की हुई है। ये आप ही की तरह के डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है। उसी तरह जो मॉडल आपके साथ शुरू कर रहा हूँ ना,
वही मॉडल उनके साथ शुरू किया था कि ये वाली वेबसाइट की मतलब वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है? वेबसाइट बनाने का मतलब ये है कि हमारा काम वेब डेवलप करना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो वेबसाइट्स आनी है क्लाइंट्स की, हमने उसकी एसईओ करके उसे रैंक करना है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसको रैंक किया हुआ है कि भाई कोई भी बंदा प्रोफेशनल किचन लिखे तो आप देखें इसके आगे और भी वेबसाइट्स आ रही हैं, लेकिन ऊपर जो है इन्हीं की वेबसाइट आ रही है नंबर 1 पे, इन्हीं की आ रही है ना। तो इसका मतलब रैंक हुई हुई है। अच्छा, जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, उस वेबसाइट का यूआरएल, दूसरे नंबर पर उस वेबसाइट का टाइटल, और तीसरे नंबर पर उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, और कुछ नजर नहीं आ रहा नीचे अभी तक, और राइट साइड पर एक तस्वीर नजर आ रही है। अब यूआरएल कौन सा है आपको पता है, वेबसाइट का एड्रेस है। टाइटल कहां पे है, मैंने आपको बताया टाइटल में होता है, सॉरी टाइटल कहां पे होता है, हेड में होता है, यही बताया ना आपको। डिस्क्रिप्शन कहां पे होती है, ये मेटा टैग के थ्रू लगी हुई है, और ये भी हेड में होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हेड से रेलिवेंट हमारी दो चीजें हैं, एक टाइटल और एक मेटा टैग्स। यानी आप अगर एसईओ ऑप्टिमाइजर हैं तो आपके लिए जो हेड को जानना जरूरी है, वो कहां पे जरूरी है कि भाई आपने इसमें टाइटल लिखना है और आपने इसमें मेटा टैग्स लगाने हैं। उन मेटा टैग में से एक मेटा टैग जो है वो डिस्क्रिप्शन का है, जो सर्चिंग में भी हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद जो तीसरी चीज हमें नजर आ रही है वो क्या है, एक इमेज नजर आ रहा है हमें, ये इमेज जो है ये बॉडी में से आया हुआ है। तो आपने देखा कि जब किसी वेबसाइट को उसने ढूंढा तो आपकी वेबसाइट के अंदर से कोई कंटेंट निकल के सामने नहीं आया, बल्कि उसने मेजर जो कंटेंट है 80% कंटेंट जो है वो बॉडी में से पिक नहीं किया, उसने 80% कंटेंट कहां से पिक किया है, हेडर में से पिक किया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हेड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमने हेड के टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम रैंक करें। और हेड के चीजों को ऑप्टिमाइज करने में जो हमारी मोस्ट कॉमन चीजें हैं उनमें से टाइटल और मेटा टैग्स, ये दो चीजें हैं जिन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस एडिटिंग पर। जी, ये आ गया जी हेड। हमने सिंटेक्स भी इसका अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। इस क्लास की है, मेरा नाम की प्रीवियस क्लास में थी, वो तो चली गई है। हाँ, अभी क्लास जो खत्म हुई है ना इसमें गई है वो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें टाइटल को देख लेना चाहिए, हाँ, वेबसाइट के टाइटल को। यानी मतलब अभी तक जो मैंने डिस्कशन की है उसके नतीजे में हमें ये समझ में आ रही है कि भाई जो हेड का पोर्शन है इसके अंदर से टाइटल का टैग और मेटा टैग्स के टैग, ये हमें समझ आने चाहिए, ये हमसे रेलिवेंट है। हमें और इतना लंबा चौड़ा अगर उनका हेड बना होगा वेबसाइट का तो हमें उसे कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पहला टैग अब मैं कौन सा बताने लगा हूं आपको, टाइटल। अब टाइटल क्या है, अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं पहले और फिर मैं सर्चिंग दिखाऊं। पहले आप देखें ये वेबसाइट खुली हुई है, इस पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, आ रहा है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यानी बेसिकली इसने क्या पिक किया है, टाइटल पिक किया है। इससे ऊपर क्या आ रहा है, यूआरएल, ये पिक किया है। इसको तो हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि कहता है भाई आप यूं करेंगे, जो आपके कीवर्ड्स हैं आप कोशिश करेंगे आपके यूआरएल्स उन पर मुश्तमिल हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, ये टेक्स्ट। ये वाला टेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये टेक्स्ट कहां पे पड़ा होगा, ये मेटा डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे आऊं और इसकी मैंने अभी आपको कोडिंग दिखाई थी, और व्यू पेज सोर्स में मैं दोबारा जा रहा हूं। व्यू पेज सोर्स में क्यों जाते हैं, कोडिंग देखने के लिए, वेबसाइट की कोडिंग देखनी है आपने। इधर आए तो मैं देखता हूं दूसरी कौन सी अहम चीज थी हमारी, मेटा, ये यही है ना। इसके ऊपर अगर मैं पढ़ूं क्या लिखा हुआ आ रहा है, दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाइज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वी ऑफर, ये लिखा हुआ है जी। जी यही वाला टेक्स्ट है। सो देखें बॉडी में नहीं गया पेज अभी तक, सर्चिंग में पेज बॉडी पे गया ही नहीं है। जो कुछ सर्च कर रहा है वो टाइटल में से ही सर्च करने लगा हुआ है। बॉडी में से उसने क्या एक चीज निकाली है, इमेज।
कौन सा है वाला? ये वाला है? तो ये इमेज उसने लेकर वहां पे दिखा दिया अपनी मर्जी से, हमने नहीं सिखा कि ये दिखाना है, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन में से उसने खुद से पिक किया, ठीक है। उसकी वजह शायद ये होगी कि ये रेलिवेंट है मोस्ट उस कीवर्ड से। और अगर मैं इसको देखूं, इस पे कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ इस पे, ओके। नहीं नहीं नहीं, हम देख रहे थे आर्ट, इस पे कुछ लिखा हुआ है? अच्छा, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी मैंने कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन की होगी जिसकी वजह से ये उधर आया, वो भी हम आगे जाकर देखते हैं। अब आ जाए नोटपैड में वापस, और यहां मैं टाइटल लिखा और एंड टाइटल कर दिया। यहां पर हमें क्या करना है? अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना है कि हम अपनी वेबसाइट को कौन सा टाइटल देना चाह रहे हैं। अब आपको मेरा ख्याल है ये कहानी तो समझ में आ गई है टाइटल की सारी, है ना। सो सपोज कर रहे हैं, अब एग्जांपल के तौर पर हम कह रहे हैं, यहां पर लिख रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन लाहौर। चलो जी, हमने ये टाइटल बना दिया कि कोई भी बंदा लाहौर में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है, तो ये हमारा कीवर्ड है। अभी फिलहाल हमने टाइटल लिख दिया इसका। अच्छा, उसके बाद दूसरा टैग कौन सा था? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये वाला है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इधर से, और वापस यहां पर आ गया नोटपैड में, और टाइटल के बाद मैं लगा देता हूं इधर आगे। ये कैसे लिख रहा हूं मैं? मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स बेसिकली होते हैं जो कि शॉर्ट मैसेज दे रहे होते हैं क्रॉलर्स को। अब ये टर्म एक और इस्तेमाल की मैंने, क्रॉलर्स क्या होते हैं? वेबसाइट को जो रैंक कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट पे, जिन्होंने नजर रखी होती है, देखते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट फैक्टर्स को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। सर्च इंजन के क्राउलर्स वेबसाइट के ऊपर घूम रहे होते हैं और आपकी वेबसाइट को पहले मरहले में क्राउल करते हैं, फिर इंडेक्स करते हैं, और जब इंडेक्स करते हैं तो आप रैंक होते हैं, ठीक है। इसके लिए टर्म हम क्राउलर भी इस्तेमाल करते हैं, स्पाइडर भी इस्तेमाल करते हैं, बॉट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब बॉट, स्पाइडर और क्राउलर एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा जी नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन और कंटेंट इक्वल्स टू, चलो जी हम यहां पर छोटा सा एक लाइन लिख लेते हैं, सिर्फ मैं बल्कि ये नहीं लिखते। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ expert digital marketing अब आपने देखा कि मैंने ये जो एक सेंटेंस लिखा है उसमें मैंने क्या ऐड किया है? उसमें मैंने वही वाला कीवर्ड ऐड किया है जो टाइटल में भी ऐड किया हुआ था। सो बेसिकली असल में ये मेरा कीवर्ड था जिसके ऊपर मैंने रिसर्च कंप्लीट की हुई थी कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए इस कीवर्ड को लेकर चलना है। तो मैंने उस कीवर्ड को टाइटल में भी ऐड कर लिया और मैंने उस कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया। टाइटल की जो लेंथ होती है वो 60 to 70 कैरेक्टर्स होती है और जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 160 to 170 होती है। तो इसका मतलब है टाइटल हम शॉर्ट लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन हमारे पास चॉइस होती है कि हम थोड़ी सी ज़्यादा सेंटेंस की सूरत में अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं और लेकिन उस सेंटेंस में अपने कीवर्ड्स को लेकर आते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने एक एग्जांपल करा दिया आपको। अब आ जाते हैं वापस। अभी तक मैंने अपने वेबसाइट पे कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही है ना, मेरी वेबसाइट का पेज अभी भी बिल्कुल ब्लैंक है। चलें जी इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव एज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पेज को खोलूंगा तो मेरी वेबसाइट का पेज तो अभी भी खाली आएगा, उस पर कुछ भी नहीं होगा। इधर आइए और इसमें आ जाते हैं और इसमें आज की डेट का फोल्डर बना लेते हैं। जी अब अगला मसला क्या है? HTML फाइल को
सेव करना या वेब पेज को सेव करना। सो पहले हमें ये भी समझना है कि इसको हमें कैसे सेव करना है। अब हमें जो फाइल बनाई है, हमने खोला तो नोटपैड हुआ है, लेकिन नोटपैड में अगर हम कॉमनली देखें तो वो तो ज़हन में आता है कि भाई हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम टेक्स्ट फाइल बनाने नहीं आए थे, हम यहाँ पर एक HTML फाइल बनाने आए थे। तो हमने नोटपैड को क्यों खोला? चाहते तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी खोल सकते थे। हमें किसी ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी जिसका अपना कोई फॉर्मेट ना हो, ताकि उसका फॉर्मेट कन्फ्लिक्ट ना करे हमारे फॉर्मेट के साथ। तो नोटपैड जो है उसका अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो टेक्स्ट एडिटर होता है, इस वजह से हमने इसको यूज़ किया। इवन अगर आप ये सारा काम करना चाहें और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट यूज़र हैं, तो सेव एज टाइप्स में से जाकर चेंज करके आप उधर भी ये वाली फाइल बना सकते हैं, लेकिन उधर आप डिस्टर्ब ज़्यादा होंगे, इसलिए कि उसके अपने बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, नीचे से आकर, कहाँ से आकर, यहाँ से हम कर देंगे ऑल फाइल्स, कर दिया। और इस जगह पर आकर मैं लिखूंगा, इस फाइल का नाम रख लेते हैं जी, फर्स्ट डैश फाइल। अब ये मैंने एक साइंस के साथ मैं इसका नाम लिख रहा हूं। ये कौन सी साइंस है? ये भी ऑप्टिमाइजेशन है, ये URL नेमिंग ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने जब URLs के नाम लिखने हैं, फाइलों के नाम लिखने हैं, तो आपने उसमें स्पेस नहीं देनी है। अगर आप उसमें स्पेस दोगे तो ये इलीगल करैक्टर है और ऑप्टिमाइजेशन के अगेंस्ट है, और ये करैक्टर बढ़ जाएगा खुद ही, इसके बीच में 20% आ जाएगा, इसलिए कि स्पेस का भी तो कोई करैक्टर होना चाहिए। इसलिए आपने जब भी इस तरह की नेमिंग करनी होगी, आपने बीच में डैश लगाना है। आगे जी हमने लिख दिया .html, सबको पता लग गया। अगर किसी से एरर आ रहा होगा तो इस वीडियो को देख ले बार बार, उसको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बात पढ़ी थी। चलो अब जरा इस फाइल को घुमा फिरा कर भी देखते हैं कि कर क्या रही है ये वाली फाइल। हाँ, पीक में आ जाएं। लो जी, हमारी फाइल आ गई है। इसे डबल क्लिक करें, देखें क्या लिखा है ऊपर, आ गया। और तो कुछ नजर नहीं आना चाहिए। इस फाइल में आए दोबारा, इसका टाइटल देखें और इसका टाइटल देखें, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बताना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है जी। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? लोगों का डिफरेंस नजर आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा। चलो, लोगों को भी आ रहा है। तो उन्होंने सबकी तरफ से कह दिया, ठीक है। यानी अब यहां पर लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है, और टाइटल भी है, और यहां पर लोगो नहीं है, अभी तक लोगो नहीं आया हुआ यहां पर। ठीक है, इसके सोर्स में जाएं जरा। इस लोगो को हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। इस लोगो का क्या नाम है जी? फेविकॉन इमेज। अब बेसिकली ये बहुत ही छोटा इमेज है, आप देख रहे हैं ना, तो ये शॉर्टकट आइकॉन कहलाता है। और ये भी एक किस्म का, एक वक्त था जब ये अच्छा फैक्टर होता था। अभी ये इस तरह का फैक्टर है कि भाई ये अगर आ रहा होगा तो कितनी अच्छी बात है कि जिसके ब्राउज़र पर मेरा ये खुल रहा होगा तो उसके ब्राउज़र के टाइटल बार में भी मेरा लोगो नज़र आएगा, तो उसको एक पहचान सी हो जाएगी हमारी वेबसाइट की कि भाई ये वेबसाइट कौन सी है। सो हमें इसको भी लगाना चाहिए। सो मैं इसे कंट्रोल F करता हूँ, ज़रा देखता हूँ ये फेविकॉन कहीं नज़र आ रहा है आपको? ये आ रहा है, आ रहा है। उसके ऊपर भी एक टैग आ रहा है, उसको भी समझते हैं साथ। अच्छा, ये जो फेविकॉन है ये क्या कह रहा है जी? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, और href इक्वल्स टू इमेजेस फेविकॉन। ये लाइव चल रहा है तो ये वेबसाइट की होस्टिंग में से इमेज के फोल्डर में से पिक कर रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं लगाऊं इसको, इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ नोटपैड में ले आता हूँ और इसको भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो, आ गया। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर ऊपर वाले को मैं एक्सप्लेन करूंगा जी। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, इसी तरह लिखना है, स्पेस दी हुई है मैंने। href इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, ये तो इमेज भी नहीं कोई पड़ा हुआ इस तरह का, है ना? नहीं पड़ा हुआ ना इस तरह का कोई इमेज। मैं काम करता हूँ कि किसी लोकेशन से कोई इमेज ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है,
पीसी में आए, यहाँ पर भी कोई इमेज पड़ा होगा। हारून, देखते हैं इसमें कोई है इमेज। ये इमेजेस हैं। चलो जी, ये फेविकॉल बना हुआ है इसका, ये ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब एक तरीका तो ये था कि मुझे अगर उस लोकेशन का पता होता तो मैं उस लोकेशन का पूरा पता लिखता, तो लंबा काम था, कुछ गलती भी हो सकती थी, एरर भी आ सकता था। तो अभी फिलहाल HTML लेवल में हमें क्या करना है कि अपने इसमें रख लें। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट में क्या होता है, इमेजेस का फोल्डर होता है, तो जितने भी इमेजेस होंगे सारे के सारे उस फोल्डर में पड़े होंगे। ठीक है, इसका नाम क्या आ गया जी, फेविकॉल आइकॉन, और इसकी टाइप क्या है, PNG है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी आसानी के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कर लिया मैंने। अब मैं कोडिंग पे आ जाता हूँ वापस, और यहां आकर पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आइकॉन अगर बड़े साइज का भी होगा तो वो उसे छोटा कर देगा, लेकिन आपने ये वाला आइकॉन स्क्वायर शेप में ले लेना है। ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि आप इसे स्क्वायर शेप में ले लो। तो स्क्वायर शेप का मतलब है कि 128 बाई 128 भी हो सकता है, 64 बाई 64 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा भी होगा आपके पास इमेज तो वो उसको भी छोटा कर लेगा। होना इसको क्या चाहिए, PNG फॉर्मेट इसका, इसको JPG नहीं करना आपने। ठीक है, इसे PNG बनाना है। चलो जी, इसको सेव कर दें, फाइल पहले ही सेव है हमारे पास। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होना चाहिए, आइकॉन भी आना चाहिए अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो। जी, इस पर राइट क्लिक किया, आ गया, स्टार्स अकेडमी भी साथ आ गया। ठीक है, तो ये हमने हेड के पोर्शन में से दो चीजें देखी हैं। अच्छा, वहां पर एक लाइन और लिखी हुई थी, वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डैश डैश, यहां से हमारा टैग शुरू हो रहा है, ऐसे ही है, और डैश डैश पे हमारा टैग खत्म हो रहा है। इसका यह मतलब है कि अगर आपने अपनी कोडिंग में किसी हिस्से को कमेंट करना हो कि भाई ये जो है ये नोट है, ये इस वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं लिखा क्या हुआ है, फेविकॉल आइकॉन, कितना लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ था, तो मुझे उसे रिकग्नाइज करने में आसानी होगी कि फेविकॉल आइकॉन किधर पड़ा हुआ है। लेकिन ये पेज की आउटपुट भी नहीं है, ये हेड की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, ये किस लिए, ये नोट है। जैसे मैं किसी को कोई फाइल भेजूं तो उसके ऊपर एक नोट चिट पैड लगा के भेज दूं, कोई खास बात कहने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए उस फाइल के मुतालिक, तो आप ये समझ लो इसे हम बोलते हैं कमेंट या रिमार्क्स। तो अगर आपने रिमार्क्स देने हो तो यहां पर इसका ये तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डबल डैश लगाते हैं, और जहां तक इसने जाने वहां जाकर इसे डैश डैश लगाकर टैग को क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली मैंने ये टेक्स्ट को कमेंट किया हुआ है, किस टेक्स्ट को, इसको। इसे अब यहां से खत्म, ये मैंने अभी बेसिकली क्या किया है कि मैंने कहा इसको जरा यहां से लेकर यहां तक कमेंट कर दो। तो इसको क्या करना चाहिए, बेसिकली इस कोड को रीड नहीं करना चाहिए। तो अब मैं जब इसको नोटपैड, दूसरे नोटपैड में खोलूंगा, जो मैंने आपको इसके बाद बताया था, कौन सा, आपने घर में जाके नोटपैड प्लस प्लस, ये कमेंट बनाने के लिए। ठीक है,
यानी अभी हमने कौन सा देखा है, कौन से टैग्स देखे हैं, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और साथ फेविकॉन इमेज लगाना, ठीक है, 3 चीजें हमने देख लिया। अच्छा, अब हम जरा बाहर आ गए इधर से, और अब हम ये कहते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर जो और एसईओ फ्रेंडली, मोस्ट एसईओ फ्रेंडली टैग है वो कौन सा है। तो हम यूं करते हैं, हम वेबसाइट खोलते हैं, वहां से देखते हैं इधर कौन सा इस्तेमाल हुआ है बार बार। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपको सब फील हो रहा है, एक ही स्टाइल में लिखा हुआ ना ये सब, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हेडिंग्स है ना ये सारी। और अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा हुआ है तो ये हेडिंग स्टाइल्स हैं, आपको पता होगा कि ये हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, और ये सारे के सारे हेडिंग स्टाइल्स वर्ड में भी मौजूद है। कैसे? H1 से H6 ये सारे वही हेडिंग स्टाइल्स हैं जो यहां पर भी मौजूद है। और ये सबसे थिक फैक्टर है एसईओ का, वो ये कहता है कि आपने अपना जो कंटेंट लिखा हुआ है, आपने उसकी हायरार्की ऐसे बनानी है कि आपने उसे पैराग्राफ्स की सूरत में लिखना है, और हर पैराग्राफ को यूनिक हेडिंग स्टाइल देना है, और हेडिंग स्टाइल देते हुए आपने वहां पर हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल करना है। हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास H1 से लेकर H6 तक है, यानी कि पहला हेडिंग स्टाइल H1 है और आखिरी हेडिंग स्टाइल H6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला बड़ा होगा, आखिर वाला छोटा होगा, और बीच वाले इसी सीक्वेंस में छोटे की तरफ जा रहे होंगे। यानी H2 पहले से छोटा होगा, H3 2 से छोटा होगा, H4 3 से छोटा होगा, और इस तरह सबसे छोटा जो होगा वो H6 वाला हेडिंग स्टाइल होगा। और ये सबसे मेन फैक्टर है हमारी एसईओ का। यानी अगर हमने प्रॉपर अच्छी हायरार्की के साथ किया, और आप ये एक और चीज भी नोट कर रहे हैं कि लिखा भी पैराग्राफ्स की सूरत में हुआ है, और ऊपर हेडिंग स्टाइल्स भी लगे हुए हैं, और एक हेडिंग स्टाइल भी नहीं लगा हुआ। हेडिंग स्टाइल्स को भी हम लोगों ने चेंज किया हुआ है। तो वो ये कहता है कि आपने हेडिंग्स को रिपीट भी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि ऊपर से नीचे की तरफ हेडिंग स्टाइल्स को लेकर चलना है। यानी पहले बड़ा हेडिंग स्टाइल आए और फिर उसके साथ नीचे छोटे हेडिंग स्टाइल्स आए, और हेडिंग स्टाइल्स को आपने हमेशा पैराग्राफ से स्टार्ट में यूज करना है, पैराग्राफ के अंदर आपने हेडिंग स्टाइल यूज नहीं करना। मतलब हमें दिखने में ये भी तो लग रहा है कि ये बोल्ड है, ऐसी है ना, तो अगर हम ये कहेंगे भाई पैराग्राफ के किसी टेक्स्ट को भी बोल्ड कर लेते हैं तो उतने पार्ट पर हम हेडिंग स्टाइल लगा लें, वो भी गलत है। इस तरह हमने ये चीजें सिर्फ पैराग्राफ से ऊपर लिखनी है, पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखनी। अभी हम पैराग्राफ के अंदर कैसे बोल्ड करना है उसको भी देखेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो पैराग्राफ से ऊपर है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये हेडिंग स्टाइल भी समझने हैं। चलें जी, अब इसका मतलब है कि अब हम पहली दफा बॉडी में आ रहे हैं, और मैंने क्या बताया था आपको कि कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, H1/H1 कर दिया मैंने, ये तो सबको पता लग गया कि किया मैंने। सो यहां पे मैं लिख देता हूं हेडिंग स्टाइल 1। जरा हम इन सब का डिफरेंस देख लेते हैं। फिर क्या हो गया, 2 हो गया, इसको भी 2 कर लें बेशक। फिर क्या हो गया, 3 हो गया, नो ये तो 2 ही देगा, यहां से 3 हो गया, और यहां से भी 3 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब जब मैं इसको लिखूंगा तो ये सब मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स में हमें नजर आना चाहिए। और एक रह गया, चलो जी इसको भी सेव कर दें, और अब इसको रिफ्रेश कर लें। पता लग गया, ये हेडिंग स्टाइल्स हैं, ये पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये ज़हन में रखना है। ये आपने हमेशा पैराग्राफ शुरू होने से पहले अपने पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करना है, और इन हेडिंग स्टाइल्स को हमने ज़ाया भी नहीं करना। इन हेडिंग स्टाइल में ही हमने
अपने मेन कीवर्ड को लिखना है बेसिकली, इसलिए वो कह रहा है हेडिंग को। कई लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है वेलकम टू माय वेबसाइट और उसके साथ HTML लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हेडिंग स्टाइल को ज़ाया कर दिया। यानी जो हेडिंग स्टाइल से हम फायदा उठा सकते थे ऑप्टिमाइजेशन में, जिसकी वजह से हमने रैंक करना था, वो हम लोगों ने एक पॉइंट अपना ज़ाया कर दिया। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पैराग्राफ। अब मिसाल के तौर पर यहां पर हम आ जाते हैं। अब पैराग्राफ लिखने के लिए जो हमारे पास टैग है वो कौन सा है, कौन सा टैग है जी, P का टैग है। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अभी मैं सिर्फ वो चीजें आपको बताऊंगा जो हमसे रेलिवेंट है, जो हमसे रेलिवेंट नहीं होगी हम उन्हें स्किप करेंगे। और अभी हम जितने टैग्स पढ़ रहे हैं, अब हम आइडेंटिफाई भी जाके करेंगे वेबसाइट में कि हम इस वेबसाइट के कितने एलिमेंट्स को चेंज करने के काबिल हो गए इन चीजों को पढ़ने से। हाँ, मैं काम करता हूँ वहीं से टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि वो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ये वाला उठा लूँ पैराग्राफ, चलो Ctrl+C और यहाँ लाकर इसे Ctrl+V कर देते हैं। और अगर ये मल्टीपल लाइन में आप देखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, इसको मल्टीपल लाइन में कर लें कि दिखे हमें अलग-अलग लाइनों में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो लिख कर एंटर करें तो वो लाइनों में भी चेंज हो जाता है ना। आप देख रहे हैं नोट पैड में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नोट पैड में फ़र्क किससे पड़ रहा है, टैग से पड़ रहा है। जो हम टैग लगा रहे हैं वही उसकी फॉर्मेटिंग है। चलें जी, अब इसको ज़रा सेव करके देखें और आप अपनी फाइल में देखेंगे आपकी फाइल में क्या चेंज हुई है। आ गया पैराग्राफ, ओके। जैसे ये लिखा हुआ है ना, फ्रायर्स एंड ग्राइडल्स, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये पैराग्राफ है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सारे का सारा काम जो कर रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि सारी चीजें हम समझ इसलिए रहे हैं कीवर्ड्स के लिए। हमारी बात सारी कीवर्ड्स की है। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा जब हम वेबसाइट एडिट कर देंगे, एसईओ में जाएंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कीवर्ड रिसर्च ही होगा कि हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। और आपको असाइनमेंट दूंगा कि आपने कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि एक एसईओ ऑप्टिमाइजर का काम कीवर्ड रिसर्च से शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहला काम तो कीवर्ड रिसर्च है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वेबसाइट को रैंक करना है। सो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई इस वेबसाइट को लोग कैसे कैसे ढूंढेंगे, क्या क्या लिख के ढूंढेंगे, उन कीवर्ड्स को हमें डिफाइन करना है और उन कीवर्ड्स को हमें अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। जब वो वेबसाइट में लिखे होंगे तभी उनके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट आएगी, ठीक है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि भैया जो पैराग्राफ है इसमें भी मेरा एक कीवर्ड पड़ा हुआ है सपोज, तो अब पैराग्राफ के अंदर वाला जो कीवर्ड है उसको आपने बोल्ड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बोल्ड करने के टैग पता होना चाहिए। ये बोल्ड कैसे होगा, अगर देखा जाए तो जितने भी हेडिंग स्टाइल से ये सब बोल्ड कर रहे हैं, ऐसी है ना। लेकिन आपने पैराग्राफ के अंदर बोल्ड करने के लिए किसी भी हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करना। हेडिंग को हमेशा टॉप लेवल के लिए रखना है आपने, ठीक है। अब हम इधर आते हैं और जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ था मेरा ये मैं ये कहता हूं कि भाई कूलिंग एंड फ्रीजर्स, ये तो मैं कहता हूं इसे मैंने बोल्ड करना है। अब मेरे पास दो टैग्स हैं, मैं दोनों का इस्तेमाल करूंगा। एक तो है बी फॉर बोल्ड, और एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग। मैं दोनों को इस्तेमाल कर रहा हूं अलग-अलग। ये दोनों टैग आप पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी सेव करें, रिफ्रेश करें जी। एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कूलिंग एंड फ्रीजर्स, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है रेंज ऑफ अर्नर। आप देख रहे हैं दोनों बोल्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले दो टैग्स भी आपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करने हैं, लेकिन ये किसे आप बोल्ड कर रहे होंगे, जो आपके कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। हाँ, ताकि अगर कोई बंदा आपका हेडिंग स्टाइल लिखता है वो भी आपने कीवर्ड लगाया हुआ है,
ठीक है, और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो बोल्ड हुए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्राउलर इन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है, इन चीजों की मदद से आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि भाई कीवर्ड आपके हेडिंग स्टाइल में मिल जाएंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, आपके कीवर्ड मुझे अगर पैराग्राफ के अंदर बोल्ड में मिलेंगे तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। ठीक है, सो हमने जितने भी पैराग्राफ्स बनाने होंगे इस तरीके से करके हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम फाइनली इधर आए और यहां आकर ये देखें कि इस वेबसाइट में से अभी तक हमें कितना काम करना आ गया, कितनी चीजें हैं जिन्हें अब हम अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए। हाँ जी, टाइटल को, यानी टाइटल वाला पार्ट सारा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हेडिंग्स को और पैराग्राफ्स को, ठीक है ना, इन सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं आपको ना एक वेबसाइट दूंगा, ठीक है, आज ही दूंगा, जिप करके दूंगा आपको व्हाट्सएप में, और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, और यही वाली वेबसाइट है, बिल्कुल यही वाली है। इसको आपने कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट बनाना है। ठीक है, अभी पहला लेसन हुआ है, अभी तो आप नहीं कर पाएंगे ना पहले लेसन के बाद। अब इसके बाद जब मैं दूसरा लेक्चर लूंगा तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 80% तक जो जो चेंजेस हमने इसमें करनी है वो सारे टूल्स कर लेंगे, और फिर अगले ही लेसन में मैं इसका लोगो भी चेंज करूंगा, मैं इस वेबसाइट का लोगो चेंज करूंगा। आपको पता लग जाएगा कि लोगो चेंज करना कितना आसान है। यानी कि लोगो चेंज करने का मतलब क्या है कि आप वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो आपके पास तो कोई और प्रोजेक्ट होगा, लोगो किसी और कंपनी का होगा, तो आपने लोगो चेंज करना है। आपके पास मेन्यूज जो है, मेन्यूज भी किसी और के होंगे, तो आपने मेन्यूज को भी हो सकता है चेंज करना, हो सकता है कम करना, हो सकता है ज़्यादा करना, हो सकता है किसी मेन्यू को रीनेम करना हो। मिसाल के तौर पर मैं एज ए डिजिटल ऑप्टिमाइजर, एसईओ ऑप्टिमाइजर, मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई होम का टैब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, बेसिकली यहां पर होना चाहिए आपका कीवर्ड, कि किसी को होम से क्या लेना देना। लेकिन अगर इस जगह पर हम कोई कीवर्ड ऐड कर लें अपना, मिसाल के तौर पर जैसे इनका कीवर्ड क्या, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लंबा चौड़ा है तो प्रोफेशनल किचन तो रखा ही जा सकता है। ठीक है ना, तो मैं अगर इसको प्रोफेशनल किचन रख दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने एक और जगह पर कीवर्ड का यूज कर लिया, तो इस जगह पर लाकर मैं इसको प्रोफेशनल किचन कर दूंगा। तो इसको हम एडिट करेंगे। उसके बाद ये जो हमें इमेजेस नजर आ रहे हैं, अगले लेसन में हम इनको भी एडिट करेंगे कि भाई ये इमेजेस मेरे होने चाहिए। आप जो वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पर वो इमेजेस आएंगे, तो हम पहले इमेज एडिटिंग सीखेंगे, सारी ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इस वेबसाइट में मोस्टली हिस्सा तो कवर हो गया, यानी कि मैंने अगर आपको इमेज बता दिया तो मोस्टली हिस्सा कवर हो गया। ये क्या चीज़ है, एक लिंक बना हुआ है, इसके लिए हम एंकर का टैग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो इसका मतलब है हाँ, लिंक करने के लिए, लिंक बनाने के लिए, एक्सटर्नल लिंक बनाने के लिए, इंटरनल लिंक बनाने के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं नया नजर आ रहा हमें। और एक आखिर में क्या चीज़ नजर आई है हमें, गूगल मैप, यानी कि एक ये चीज़ नहीं नजर आई है हमें। सो हम गूगल मैप ऐड करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट एडिटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट कर सकते हैं। यानी कि आपको मैं कहूँगा भैया आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे अब आप, और उस प्रोजेक्ट को आपने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, और एसईओ के रिजल्ट्स याद रखें, ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हम ऑफलाइन नहीं देख सकते हैं जब तक आप इसको लाइव नहीं करेंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो हम उसे लाइव भी करेंगे।